हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सारा आपका वन शॉट रहेगा जिसमें आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड किए जाएंगे। दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 8, ओके। बीकॉम, बीबीए एंड जो हमारे बीएमएस के कोर्सेज हैं उन सब के लिए है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आई एम सेइंग कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक को टच भी नहीं किया है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर किसी ने कोई और वीडियो देख ली है, कुछ वन शॉट कर लिए हैं, तो भी ये आपके लिए। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहे हैं, नहीं। हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। और आप क्या करना, इस पीडीएफ को अपने फ़ोन पे ओपन कर लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ, एंड देन वहाँ से पढ़ते रहना और मेरी वीडियो को सुनते रहना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेट्रो में देखते रहते हैं ईयरफोन्स लगा के, तो आप ये कर सकते हो कि मैंने एक टॉपिक समझाया, उसको समझा, फिर आप उसको एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लो अपने आप से, एंड देन उसको एक बार फिर से सुन लो। मतलब अगर वीडियो 1 घंटे की है तो आप उसको 2 घंटे में देख लो, ठीक है। अगर 2x पे देखते हो 1 घंटे की वीडियो तो 30 मिनट की बन जाएगी, तो आप उसको 1 घंटे में ही 1 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर मुझसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मांग लेना, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर लेना। एंड एक कमेंट भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए कुछ, और अगर कोई भी डाउट रहता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। सो अभी स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना, ठीक है। पहले मैं एक बार नोट्स दिखा देती हूँ कैसे हैं, तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं हमारे नोट्स। तो ये मेरे सारे नोट्स हैं कंप्लीट जो कि मैंने बनाए हैं आप सभी के लिए। इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हों या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हों, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। तो ये सारे कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक सेकेंड मैं इसको ऑफ कर लेती हूँ। सो अभी इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स इसलिए दिखा दी बिकॉज कभी कभी आपको डाउट आता है कि सारी चीज़ें कवर्ड है या नहीं, या फिर कुछ ही 2-3 स्लाइड्स लेके आई है, तो नहीं, पूरी मेहनत की है तो इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। सो डू इट। एंड चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे अभी, तो ठीक है। अभी देखते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस। तो देखो, आपको जहाँ पे भी लास्ट में TION लगे ना, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो आप ये बात याद रखना, कहीं पे भी आपको TION लास्ट में दिख जाए तो वहाँ पे प्रोसेस होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉयज सैलरी, बोनस, इनिशिएटिव, बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं वहाँ पे, तो उनकी सैलरी कितनी होगी उसको प्लान करना, एंड आप एक्चुअल सैलरी कितने देने वाले हो उसको मैनेज करना। बोनस कब दोगे, कितना दोगे, इंसेंटिव्स कुछ दोगे तो वो, और बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने देते हो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो काम करने वाले लोग हैं उनको। तो इसी को बोलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना और उसको मैनेज करना, और कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है सैलरी वगैरह देना, कंपनसेशन देना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इट मीन्स गिविंग प्रॉपर रिवॉर्ड। अगर एम्प्लॉयज़ ने कुछ अच्छा काम किया तो उनको आप रिवॉर्ड दोगे। जैसे अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेके आते हो क्लास में तो आपको वो पोजीशन में आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, ऐसे ही SOL भी ट्रॉफीज़ अवार्ड करता है जो भी 8.5 से ऊपर SGPA लेके आते हैं, CGPA सॉरी। सो ये प्रॉपर रिवॉर्ड देना होता है एम्प्लॉयज़ को उनके काम और परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसके लिए जब हम रिवॉर्ड करते हैं उनको, इसी को बोलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एंड मेडिकल बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये कौन यूज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कितनी हम सैलरी देंगे एंड क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी देनी है और क्या क्या बेनिफिट्स किसको देने हैं, तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स पे, उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है।
जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। एंड ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी, जिसको ज़्यादा स्किल्स होती हैं उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। उनका जॉब रोल क्या है, अगर कोई क्लर्क है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, वहीं कोई अगर मैनेजर है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये तो बातें ऑफ कोर्स हैं, परफॉर्मेंस वो कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों पे बेस होती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और जो ये सिस्टम है, अगर हम इन चीज़ों को चेक करके उसको सैलरी देते हैं तो इससे फेयरनेस आती है और मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय को कि अगर हमारे पास ज़्यादा स्किल्स होंगी, हमारा एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, हमें उतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है। इफ़ ए सेल्स एम्प्लॉय अचीव हाई टारगेट, सेल्स एम्प्लॉय का एक टारगेट था, उसने वो अचीव कर लिया, तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी और बोनस प्रोवाइड करेगी। तो इससे उसको मोटिवेशन आएगा कि हाँ, नेक्स्ट टारगेट भी मुझे अचीव करना है। तो यही था मीनिंग कंपनसेशन का और उसके मैनेजमेंट सिस्टम का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनसेशन पॉलिसीज़। तो ये वो रूल्स होती हैं, गाइडलाइंस होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है टू डिसाइड, क्या डिसाइड करने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, उसकी वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स और अदर बेनिफिट्स। कंपनसेशन पॉलिसीज़ वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कोई भी संस्था, टू डिसाइड करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी होगी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स और अदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इससे क्या होता है, फेयरनेस आती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है एम्प्लॉय पेमेंट में। ये नहीं रहता कि आज हमने 10,000 पेमेंट करी है, नेक्स्ट मंथ में हमारी सैलरी 12,000, उससे नेक्स्ट मंथ में 10,000, नहीं, कंसिस्टेंटली आपको 10,000 ही देने होंगे ओवर द ईयर। आप कुछ परसेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, कुछ परसेंट डिक्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट नहीं रहना कि बार बार हर एक महीने में इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, नहीं। अगर आपकी कंपनसेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी होंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और अट्रैक्ट करेगा स्किल्ड वर्कर को कि हमारे पास ज़्यादा स्किल्स हैं तो हम इस कंपनी में काम करें ताकि हमें और अच्छी जॉब मिले। ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी में क्रिएट पॉलिसी दैट एम्प्लॉय विद अदर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनको आप हायर इंसेंटिव्स और एनुअल बोनसेस दो। जिसकी थोड़ी लोअर परफॉर्मेंस है तो उसको थोड़े कम दो, और जो बिल्कुल भी निठल्ला बोलते हैं ना, उसको थोड़ी ही और कम दो। तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अब क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अफेक्टिंग कंपनसेशन पॉलिसीज़, मतलब ऐसे फैक्टर, ये चीज़ें हैं जो कि कंपनसेशन पॉलिसीज़ को अफेक्ट करेंगी किसी भी तरीके से, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। इनसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और आउटसाइड मतलब बाहर। इंटरनल फैक्टर्स को बोलते हैं इनसाइड और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बोलते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल फैक्टर्स में आता है प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अफेक्ट करती है कंपनसेशन पॉलिसीज। ठीक है। दीज फैक्टर इंक्लूड, इन फैक्टर्स में आता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सबसे पहली तो अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स है कि आप अच्छा बोनस दोगे, इनिशिएटिव्स दोगे, ये आपकी जो पॉलिसीज हैं बेटर रहेंगी। फिर दूसरा जो चीज़ है वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। देन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, अगर हाई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होगी तो आपको उसको हाइयर इंसेंटिव्स देने होंगे, अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो आप उसको कम बोनस दोगे। जॉब का रोल क्या है, अगर एम्प्लॉय हायर रोल पे है जैसे कि मैनेजर वगैरह तो उसको ज़्यादा बोनस मिलेगा, वहीं क्लर्क है तो उसको कम बोनस मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है कि इतना परसेंट तो बोनस देना ही है, तो ये पॉलिसीज़ भी डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद स्किल्स डिपेंड करती है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स कितनी है, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं उनको ज़्यादा मिलती है जो बोनस वगैरह है। उसका एक्सपीरियंस कितना है एंड कितनी प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉय की, तो ये भी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं कि कितना पॉलिसी में कितना हम कंपनसेशन देंगे, वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी होगी तो वो हायर सैलरी प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स भी उसके हायर होंगे और बोनस भी हायर प्रोवाइड करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ठीक है, आपको क्या करना है, लिखते टाइम पे आपको ऐसे इंटरनल फैक्टर लिखना है, फिर उसकी ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक। देन आपको लिखना है पहला, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना है कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन, देन ऐसे बॉक्स बना के उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। देन नेक्स्ट वाला बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फिर उसको एक्सप्लेन, देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, देन उसको एक्सप्लेन। ओके, ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ वी हैव अनदर इज एक्सटर्नल फैक्टर।
एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बाहर से आते हैं, आउटसाइड द बिजनेस, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी कंपनसेशन पॉलिसीज़। तो इसके अंदर आता है गवर्नमेंट के लॉ। अब कानून बना दिए कुछ गवर्नमेंट ने कि आपको इतनी % तो वेजेस रखनी ही है, इससे कम नहीं रख सकते। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, इस पर शॉर्ट नोट आता है। फिर है लेबर मार्केट कंडीशन। मार्केट के अंदर एक लेबर होता है जो कि दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं, उनको अभी उनकी फ़िलहाल 800 है, लेट्स से एक दिन की पर डे वेज। तो हम ये मार्केट पे डिपेंड करते हैं, अगर वहाँ पे 800 मिल रही तो हमें इतनी तो रखनी ही है, उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो हम दे सकते हैं, लेकिन इतनी तो रखनी है, मार्केट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, भारत के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है उस पर भी ये डिपेंड करती हैं। कंपटीशन अमंग अदर कंपनीज, दूसरी कंपनियों के साथ कंपटीशन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप मुंबई के अंदर हो तो 1000 रुपये कोई मायने नहीं करते, आपको उन्हीं को 10,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो भी आपको एक्स्ट्रा देने, वहीं अगर आप गाँव के अंदर हो तो 1000 रुपये, दैट्स ऑल गुड, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आ रही है उस इलाके के अंदर, और मार्केट की डिमांड कैसी है। एम्प्लॉइज़, अगर कम एम्प्लॉइज़ है मार्केट के अंदर तो आपको उनको हायर सैलरी दे के ही रखना होगा, अगर ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है तो आप उनको निकाल सकते हो, दूसरे को लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद जैसे कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका जो प्राइस लेवल है, हर एक चीज़ का प्राइस वो इंक्रीज़ हो गया। अगर प्राइस हर एक चीज़ का इंक्रीज़ हो गया मार्केट के अंदर तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉय की जो सैलरी है हमें वो भी इंक्रीज़ करनी होगी। अगर सैलरी इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो वो खाएगा क्या, उस चीज़ की भी इंक्रीज़ होगी, फूड वगैरह भी इंक्रीज़ होगा। अब फूड की इंक्रीज़ होगी तो उसकी सैलरी हमें करनी पड़ेगी, वरना वो खाएगा क्या, व्हाट। सो इसी पे डिपेंड करती हैं। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर एंड वी हैव स्टडीड इंटरनल फैक्टर और कंपनसेशन पॉलिसीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए कंपनसेशन मैनेजमेंट करते टाइम पे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, फेयर एंड इक्वल कंपनसेशन, सभी को बराबर कंपनसेशन देना चाहिए और फेयर होना चाहिए, किसी के साथ अनफेयर नहीं करना चाहिए। जिसकी जितनी स्किल्स हैं, जिसके पास जितनी जो ज्ञान है, उनके हिसाब से हमें कंपनसेशन बांटना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं आता उसको सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहे, नो। फिर है कंपनसेशन शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज़, अगर किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसको सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे काम करे, उसको मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर मैं और कंपनी के टारगेट्स अचीव करूँगा तो मुझे और अच्छी सैलरी मिलेगी या फिर बोनस मिलेगा। पेमेंट शुड मैच एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर हायर है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस तो हायर सैलरी, अगर लोअर है तो फिर उसको लोअर दे दो, ठीक है। कंपनसेशन को फॉलो करनी चाहिए पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट के लॉज। अब गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस एक्ट है कि इतनी आपको वेजेस देनी है, इतनी सैलरी देनी ही देनी है, तो आपको उतनी देनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी, अब डियरेंस अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस और बहुत सारे आते हैं, तो आप 2-3 रखो, ज़्यादा मत रखो, ठीक है। कंपनसेशन शुड अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉय, जो आपकी कंपनी के टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो वहाँ पे रखें, लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको अट्रैक्ट करें कि हाँ इस कंपनी में हमें ये बोनस मिलते हैं और ये चीज़ें मिलने वाली हैं, तो हमें यहाँ पे रहना चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी के लिए, ये आगे हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इफेक्टिव और फेयर कंपनसेशन सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, डन। नाउ वी हैव कंसेप्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, बहुत बात कर ली वेजेस के बारे में, तो हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वेजेस क्या होती है, पेमेंट्स गिवन टू वर्कर, ठीक है। जो आपकी कंपनी में काम करता है उनको आपने पेमेंट देनी है बिकॉज उन्होंने काम किया है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप पेमेंट करते हो कि कितने घंटे उन्होंने काम किया, क्या उन्होंने डेली काम किया या फिर कितना काम कंप्लीट किया। ये 3 बेसिस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो जिसकी आर पेमेंट टू गिवन टू वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ, देन यहाँ पे लिखते हो एक आवर वर्कड एंड दूसरा डेली वर्क और तीसरा हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो ऐसे बना के लिखोगे ना तो आपका पेज भी जल्दी फिल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। वेजेस यूजुअली किसको दी जाती है, लेबरर को और फैक्ट्री वर्कर्स को, ठीक है। वेजेस मतलब आज जितना काम किया उसको आज ही उतनी पैसा दे दिया जितना काम किया है।
जो दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं, कल जितना काम करेंगे उनको कल दे देंगे। और सैलरी में क्या होता है, फिक्स मंथली पेमेंट होती है, फिक्स पेमेंट होती है जो कि मंथली दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विसेज, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई जज है, तो ये उनकी सर्विसेज है और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने कंप्लीट की, तो उनको मंथली जो दी जाती है वो सैलरी होती है, और जो रोज़ दी जाती है वो क्या होती है, वेजेस होती है। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को और प्रोफेशनल्स को, जैसे CA, CS, CMA, तो ऐसे ये हो गए, लॉयर, अकाउंटेंट, ये सब। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेजेस एंड सैलरी, अब हम कितनी वेजेस दें किसी को और कितनी सैलरी दें, तो ये कौन बताएगा हमें? तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपकी कितनी स्किल्स है आप लिख सकते हो। अगर किसी के पास हाई स्किल्स हैं तो उनको हाई वेजेस मिलेंगे, लो स्किल्स हैं तो उसको लो वेजेस मिलेंगे। एक्सपीरियंस, आपका अगर 0 एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब फाइंडिंग करने में भी डिफ़िकल्टी हो जाए, और अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में तो आपको हायर सैलरी वेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी बना सकते हो, खुद से सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। सबको थोड़ा अपने ऊपर मतलब समझने की ज़रूरत है। नेचर ऑफ जॉब, अब जॉब कैसी है, क्लर्क की है या फिर मैनेजर की, उस पर भी डिपेंड करता है आपकी वेजेस कितनी होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप बाहर जाते हो और कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप अगर बता दो तो ना कि क्लर्क हूँ, तो वो लोग पूछेंगे नहीं कि कितनी सैलरी, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितनी सैलरी। आप बता दो कि कंपनी का मैनेजर हूँ, हाँ वो गैस कर लेंगे इतनी सैलरी तो होगी इसकी। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करते हैं। फिर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है तो आपको ऑफकोर्स बोनस देगी, लॉस में चल रही है तो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी भरपाई करनी है पहले। उसके बाद है मार्केट सैलरी रेट, सैलरी मार्केट के अंदर कितनी मिल रही है। जैसे मैंने बताया था अभी जो मज़दूर लोग हैं उनको 800 मिल रही है, तो इस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के लॉज क्या है और मिनिमम वेज पॉलिसी क्या है कि 1000 रुपये तो आपको देने ही देने हैं चाहे कुछ हो जाए। तो गवर्नमेंट की वेज पॉलिसीज़ क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे रहने का खर्चा कितना आ रहा है। अगर कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो वहाँ पे रहने का मुंबई के अंदर कितना खर्चा आ रहा है, तो वो तो आपको देखना ही है, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा देना है, बिकॉज रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें होंगी वो भी करने होंगे उसको, तो वो भी देना है। तो यही फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आप कितनी किसी को वेजेस दोगे, कितनी सैलरीज दोगे। ठीक है, अभी तक अगर समझ आया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड एक कमेंट भी कर देना। उसके बाद है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस स्किल्स अचीवमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस स्किल्स एंड अचीवमेंट्स इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं। इवेल्युएट का मतलब होता है चेक करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, हायर है या फिर लो है, उनकी स्किल्स कैसी हैं, अचीवमेंट्स क्या क्या की हैं आज तक इस एम्प्लॉय ने, तभी तो हम उसको तभी तो हम उसको बोनसेस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये फोकस करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे और हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि उसका प्रमोशन कर देना चाहिए या भी नहीं, उसको कितना बोनस देना चाहिए, उसको इंसेंटिव्स कितने प्रोवाइड करने चाहिए और उसको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन चीज़ों में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ कंपनी अचीव सेल्स टारगेट एंड परफॉर्मेंस अगर अच्छी है उसकी, तो कंपनी को बोनस प्रोवाइड कर देना चाहिए जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ उनको। अगर कंपनी सेल्स टारगेट अचीव नहीं करती और अपनी परफॉर्मेंस ख़राब रखती है तो हमें उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और हम उसको अभी बोनस प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। उसके बाद हमारा आता है जॉब इवैल्यूएशन, एक ऐसी प्रोसेस है, लास्ट में TION है तो ये एक प्रोसेस है। तो इट इज ए प्रोसेस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन करते हैं वैल्यू इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी जॉब की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर बात करें किसी कंपनी में तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्लर्क की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्लर्क तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने नहीं मिलते, सो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। तो जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है कि किसी जॉब की कितनी वैल्यू है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये फोकस करता है कि जॉब की पोजीशन क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका काम करना क्या है और उसमें क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए। इससे हमें फेयर वेज मिलेगी। अगर हमारी जॉब बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मैनेजर वाली जॉब है तो हमें ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, और लोअर लेवल पे तो उसको कम सैलरी देनी चाहिए।
ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल द सैलरी ऑफ मैनेजर इज़ जनरली हायर, मैनेजर की सैलरी हायर होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक क्लर्क के पास नहीं रहती। उसके बाद हमारा है जॉब डिज़ाइन, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब, कि अगर ये जॉब है, लेट्स से सीए है, तो इसकी टास्क क्या होंगे, इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या इसको काम करना है, एंड देन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इनको ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है? जॉब डिज़ाइन। जॉब को डिज़ाइन करना एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आता है ये हेल्प करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और उसके वर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने में, और इससे एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर हम अच्छे से जॉब डिज़ाइन करेंगे तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा और बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा उसको। उसके बाद आता है मेथड ऑफ रीडिज़ाइनिंग जॉब, कैसे डिज़ाइन करते हैं जॉब को। जॉब रोटेशन होता है पहला मेथड, दूसरा जॉब इनलार्जमेंट, थर्ड मेथड जॉब इनरिचमेंट। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉब रीडिज़ाइनिंग का मतलब होता है चेंज करना जॉब की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जॉब की जो ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको चेंज करना, क्यों? क्योंकि हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम करते हैं। पहले जॉब रोटेशन, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। जॉब रोटेशन का मतलब होता है रोटेट करना, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो यहाँ काम कर रहा था आज एक इंसान, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, तो एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर दिया, वो होता है जॉब रोटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। इससे क्या होगा, उसको नई स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, सीखने में हेल्प होगा और रिड्यूस होगा डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब उस पर लोड नहीं आएगा ज़्यादा। जैसे कि बैंक का एम्प्लॉय होता है, वर्क करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले हर एक चीज़ का। उसके बाद आता है जॉब इनलार्जमेंट, इंक्रीज करना नंबर ऑफ टास्क ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एम्प्लॉय एट सेम लेवल। आज आप एक जॉब कर रहे हो, लेट्स से क्लर्क की जॉब कर रहे हो, तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, साफ़ सफाई रखना या फिर बाहर वो करना सिक्योरिटी गार्ड बन के, लेकिन आपकी जो ड्यूटीज़ है वो इंक्रीज़ कर दी कि आज से आपको चाय वगैरह भी लेके आनी है। तो ये हो गया जॉब इनलार्जमेंट, कि आपके टास्क जो है काम करना जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, ड्यूटीज़ जो है आपकी इंक्रीज़ कर दी, ताकि क्या होगा, वैरायटी ऑफ वर्क होगा, आपको बहुत अलग अलग टाइप का वर्क करना पड़ेगा और इससे आपको बोर नहीं होगी कि मोनोटोनी आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जॉब इनरिचमेंट। इसमें क्या होता है, इंक्रीज करना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। इनरिचमेंट मतलब यहाँ पे रिच है ना, तो रिच कर देना आपको जॉब के अंदर। कैसे रिच कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, आपको अथॉरिटी दे दी कि आप इतने लोगों को गवर्न कर सकते हो, आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, एक्चुअली डिसीजन मेकिंग पावर। इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको। टीम लीडर जो होता है उसको ये अथॉरिटी मिलती है और इम्पोर्टेंट काम मिलता है वर्क डिसीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंसेंटिव पे सिस्टम। क्या होता है, तो इंसेंटिव पे सिस्टम मतलब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना एम्प्लॉय को, क्योंकि उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस की है और अचीव किया है अपने टारगेट्स को। अगर कोई भी सेल्स एम्प्लॉय है, उसने अपने जो कंपनी ने सेल्स टारगेट बनाए थे उसको अचीव कर लिया, तो उसको हम इंसेंटिव देते हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट, बोनस, ऐसी चीज़ें देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए और बेटर परफॉर्मेंस दी है। इससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टारगेट भी मुझे ही अचीव करना है, ताकि मैं और इंसेंटिव ले सकूं। इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा तरीके से दे सकते हैं हम, जिसमें आता है पहला बोनस, दूसरा आप कमीशन दे दो, थर्ड आप परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड्स दे दो। ठीक है, बेनिफिट्स, अगर हमें इंसेंटिव मिलते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा कि मुझे नेक्स्ट इंसेंटिव भी लेना है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस भी आपकी हायर होगी, हार्ड वर्क करोगे आप, स्मार्ट वर्क के पीछे नहीं भागोगे और जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आपको। लिमिटेशन ऑफ इंसेंटिव्स, अब इनके लिमिटेशंस क्या हैं, एक तो आप सिर्फ फिर फोकस करने लग जाओगे कि मुझे कैसे भी करके रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, दूसरा अनहेल्थी कंपटीशन हो जाएगा, आप ये फोकस नहीं करोगे कि हमें काम करना है, बल्कि ये फोकस करोगे कि हमें रिवॉर्ड चाहिए, तो आपके दोनों जो भी एम्प्लॉयज़ हो आपके बीच में अनहेल्दी कंपटीशन होगा। आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करोगे कि भाई तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लेता हूँ, आप ऐसे काम नहीं करोगे, आप ऐसे काम करोगे, तू मेरा कर, मतलब तू तेरा काम कर, मैं मेरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जिसको ज़्यादा काम करेगा उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा करोगे ना तो कंपनी लॉस में चल जाएगी ओवरऑल। इससे आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा और स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेंटिव्स अनफेयर हो जाएगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा नहीं आएगा। आप अकेले काम कर रहे हो वहाँ पे, अगर उसका भी आइडिया ले लेते तो क्या पता और अच्छा काम हो जाता। तो ये होता है इंसेंटिव पे सिस्टम, उसके बेनिफिट लिमिटेशंस बोथ आर डन। नाउ वी हैव टू डू प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट। प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय को रिसीव होता है शेयर ऑफ कंपनी प्रॉफिट। कंपनी ने अगर 10 लाख का प्रॉफिट किया है, मतलब यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख का उन्होंने प्रॉफिट किया है, तो आपको उसका 10% मिलेगा। आई मीन टू से कि 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी ने अपना 1 लाख का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, लोगों को बांट दिया 10-10 हज़ार करके, तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट। उनकी रेगुलर सैलरी के साथ, आपको रेगुलर सैलरी लेट से 50,000 मिलती है और आपको प्रॉफिट का शेयरिंग 10,000 दे रही है कंपनी, तो आपको इस महीने में 60,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो कंपनी जो एम्प्लॉई है उसको लगेगा आज मुझे प्रॉफिट मिला है कंपनी में जो हुआ था, इसका मतलब मैं कंपनी का पार्ट हूँ। प्रॉफिट तो ओनर्स को मिलता है, तो मुझे मिला है, तो इट मीन्स कि मैं भी कंपनी का हिस्सा हूँ। एक तो सैलरी जो थी 50,000, उससे ज़्यादा आपने 10,000 और एडवांस में दे दिए, तो क्या हो गया, ये इंसेंटिव हो गया। यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ईयर, हमने मंथ वाइज देखा, लेकिन ये होता है ईयर वाइज की, इस साल दे दिया, ठीक है। हर मंथ नहीं होता प्रॉफिट, और ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको मिलेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो नहीं देंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। एक तो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को कि आई एम द पार्ट ऑफ कंपनी, सो मुझे अच्छे से काम करना है, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग मी एज ओनर की तरह ट्रीट कर। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अगर मोटिवेट होगा तो ऑब्वियस ही है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अगर आपको लेट्स से आपका गोल है कि 9 SG पे लेके आना है इस सेमेस्टर में 8 में, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी कि हाँ मुझे लेके आना है कैसे भी करके, ठीक है। तो फिर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कंपनी की जो एम्प्लॉय है उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, ऑनेस्ट रहेगा वो, और कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम का कंसेप्ट कंप्लीट। Subscribe to the channel because it's free. I come up with new. नाउ वी हैव एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ESOP। अगर शॉर्ट नोट में आता है तो सिर्फ ये भी लिखा सकता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड मतलब शेयर से रिलेटेड है, और एम्प्लॉई उनको प्लान दे दिया, ऑप्शन है उनके पास, तो ऐसा कुछ समझो। अभी डिटेल में देखते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, देती है एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन की परचेज कर सकते हो कंपनी के शेयर एट ए फिक्स प्राइस आफ्टर सर्टेन पीरियड। मतलब कंपनी कहेगी एम्प्लॉयज़ को कि आपके पास ये ऑप्शन है 2-3, आप कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, ये आपके पास फिक्स प्राइस है। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं तो आपको मिलेगा, मतलब आपको 10 रुपये पे। अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदने हैं तो 7 रुपये पे, और अगर बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हैं तो आपको 6 रुपये पे। फिक्स प्राइस है, औरों के लिए आगे पीछे हो सकता है, आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपनी के आप एम्प्लॉई हो, तो सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कि आपको 1 मंथ के लिए इतना है, फिर बढ़ सकता है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। इस टाइम पे कंपनी के जो ओनर, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लगेगा वी आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाहर के जो लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा उनका। फीचर्स क्या होते हैं इसके, एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन मिलेगा कि आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। दूसरा, शेयर फिक्स प्राइस पे मिल रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस है वो। डिस्काउंटेड मतलब अगर बाहर वाले लोगों को 12 पे मिल रहा है तो आपको 10 पे, तो डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, 2 रुपये की छूट मिल गई आपको, डिस्काउंट मिल गया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। हेल्प एम्प्लॉय फील ओनरशिप, आपको लगेगा मैं ओनर हूँ, इंक्रीज होगा मोटिवेशन और लॉयल्टी, और आप इसी कंपनी में रहना चाहोगे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, एक तो आप मोटिवेट होगे, देन रिटेन्ड होगा, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, फिर कमिटमेंट रहोगे टुवार्ड्स द गोल्स की अगर मैंने इतना % अचीव कर लिया तो मुझे ESOP का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। एंड वन मोर थिंग कि आपको ओनरशिप की सेंस आएगी। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही हैं ओवरऑल, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद हमने बहुत बार बात कर ली कि मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट तो क्या होता है, वेजेस
अब यहाँ पे है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो एक्ट जो होता है वो है लॉ जो कि गवर्नमेंट बनाती है इंश्योर करने के लिए कि जो वर्कर्स हैं उनको रिसीव हो रहा है मिनिमम वेज जो उन्होंने काम किया है, मिनिमम वेज फॉर देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक्ट होता है, वेजेस का मतलब बेसिकली होता है जो डेली आपको अर्निंग मिलती है और सैलरी जो मंथली मिलती है। ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम अनफेयर वेजेस एंड इम्प्रूव करता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो यहाँ पे जैसे कि कोई घर बन रहा है तो घर में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे। अब वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेट्स से वो आए थे बोल के कि हम 800 रुपये पर मंथ लेंगे, लेकिन अब जो ओनर है वो उनको डिस्काउंट करके 700 बोल रहा है कि मैं 700 आपको दे दूंगा। ठीक है, मंथ की बात नहीं, ये डेली की है। नाउ ही सेइंग कि 700 मिलेंगे आपको आज, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पास कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो उनका यूज़ करके अपनी वेजेस को 800 ही ले सकते हैं, लेकिन नहीं पता तो बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, तो इसी वजह से ये अनफेयर प्रैक्टिस हो गया, उनको उनकी जो वेज थी वो नहीं मिल पा रही और वो कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज उनको नहीं पता कि वो कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए वेजेस एक्ट आया था कि इतने मिनिमम वेजेस आपको देनी पड़ेंगी चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सो ये मिनिमम वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी बिकॉज उनके जो प्रोटेक्ट करना होता है आपको अनफेयर वेजेस से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बचाना होता है, तो इसीलिए आपको ये वेजेस देनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा साइलेंट फीचर्स ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। मतलब ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसके क्या साइलेंट फीचर्स है। पहला, एंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम वेज रेट क्या होगा। और फिर तीसरा, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, जैसे 100 रुपये कम करके दे रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन है 100 रुपये का। अब है डिफरेंट वेजेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, जैसे क्लर्क के लिए अलग वेजेस होंगी, मैनेजर के लिए अलग होंगी, ऑफिस में जो जॉब करते हैं उनके लिए अलग होंगी, वर्कर्स के लिए अलग होंगी। ठीक है, इंक्लूड ओवर टाइम एंड वर्किंग आवर रूल। वर्किंग आवर होता है 6 to 9, 8 to 10 ऐसा कुछ करके, सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ऐसा वर्किंग आवर होता है उनका। और ओवर टाइम वो नहीं कर सकते। एप्लीकेबल होता है दोनों सेक्टर्स पे, ऑर्गेनाइज्ड पे भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी। तो ये कुछ थे मिनिमम वेजेस एक्ट के फीचर्स। अब आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो एक्ट क्या होता है, लो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है बोनस पेमेंट एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को जो काम कर रहे हैं किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट में। बोनस पेमेंट एक्चुअली एक बोनस पेमेंट होती है और जो एक्चुअल जो एलिजिबल हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होते हैं। अब देखेंगे एलिजिबल कौन होते हैं इसके लिए और क्यों होते हैं वो लोग। ठीक है, ये दिया जाता है कंपनी की प्रॉफिट में से और उसके साथ सैलरी दी जाती है। साइलेंट इसके भी फीचर्स हैं, जिसमें पहला होता है कि प्रोवाइड बोनस टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे उसके साइलेंट फीचर्स थे इसके भी साइलेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हमें बोनस देना होता है एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। दूसरा, बोनस दिया जाता है कंपनी की सैलरी और प्रॉफिट में से। तीसरा, मिनिमम और मैक्सिमम बोनस की लिमिट होती है कि ये तो मिनिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, और ये मैक्सिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मिनिमम लिमिट होती है यहाँ पे। फिर आता है एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीट वर्किंग डेज। मतलब 30 दिन है तो 30 दिन में से कुछ वर्किंग डेज 28 मान लो, तो उतने कंप्लीट करने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी ले दो। ये एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाता है और उनकी प्रोडक्टिविटी लेके आता है और गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करता है। उसके बाद आती है हमारी थ्योरीज। तो इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए क्या क्या इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, तो हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, तो हम 1 by 1 करेंगे। तो ये थ्योरी बताती है हाउ वेजेस सैलरी डिटरमाइंड इन ए इकोनॉमी, कि कैसे वेजेस और सैलरी एक इकोनॉमी के अंदर डिटरमाइन की जाती है, मतलब डिसाइड की जाती है। ये बेस्ड होती है डिमांड एंड सप्लाई, लेबर पे कि कितनी डिमांड हो रही है लेबर की, कितनी सप्लाई हो रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जहाँ पे वो सप्लाई हो रही है वहाँ पे लिविंग की कितनी कॉस्ट आ रही है। प्रोडक्टिविटी वहाँ पे भी डिपेंड करता ही है। और मार्केट की कंडीशंस कैसी है, मार्केट में कितनी आपको सैलरी दे रहे हैं इसी काम के लिए, तो ये हेल्प करती हैं फेयर कंपनसेशन सभी एम्प्लॉयज़ को मिले। तो इसमें थ्योरी सब्सटेंस थ्योरी, वेज फंड, डिमांड सप्लाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, बार्गेनिंग, परचेजिंग पावर थ्योरी। तो ये थ्योरी सबसे पहले देखेंगे सब्सटेंस थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेजेस शुड बी इनफ फॉर वर्कर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर।
मतलब बेसिक कपड़ा मकान रोटी को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी जो इतनी तो पैसा कमा ले कि जो एक मूवी आई थी कपड़ा रोटी मकान, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारी वेजेस होती हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, और ये लेबर की सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई तो ये वेजेस कम हो जाएंगी, और लेबर कम होगी मार्केट में तो हमारी वेजेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। और लेबर बहुत ज़्यादा पड़ी होगी तो हमें मिनिमम लेवल ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वेज फंड थ्योरी। तो ये थ्योरी बोलते हैं एम्प्लॉई को एक फिक्स फंड रखना चाहिए वेजेस पे करने के लिए वर्कर्स को, ठीक है। आप पेमेंट करने वाले हो तो आपको एक फिक्स फंड रखना चाहिए कि यहाँ से हम पेमेंट करेंगे अपने वर्कर्स की। और ये जो वेज रेट है ये डिपेंड करता है कि कितने साइज का आपका फंड है, आपके पास कितना फंड है। उसके बाद हमारा आता है डिमांड सप्लाई थ्योरी। तो वेजेस डिमांड सप्लाई की हेल्प से डिटरमाइन की जाती है मार्केट के अंदर। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी स्किल्ड वर्कर की तो उनकी जो सप्लाई है वो कम पाएगी और वेजेस इंक्रीज होंगी। और अगर उनकी सिमिलरली जैसे कि क्या होता है वीडियो एडिटिंग कोर्स है तो उसकी जो जिसको आती है तो उसकी स्किल्ड है ये, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो सैलरी भी ज़्यादा पाएगी, ठीक है। अगर इसकी डिमांड कम होती तो इसकी सैलरी भी कम होती, क्योंकि डिमांड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग नहीं है, वीडियो एडिटिंग सबको नहीं आती। अब अगर सबको वीडियो एडिटिंग आती तो इसकी डिमांड कम हो जाती तो वेजेस भी कम हो जाती। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। उसके बाद हमारी आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये थ्योरी बताती है एम्प्लॉइज आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। जैसे कि अब हमने कुछ बनाया, पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्शन किया, उसके अंदर एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन था, कितनी उसने प्रोडक्टिविटी दिखाई, उसके बेसिस पे हमें उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे मार्जिनल पेमेंट करनी होती है हमें। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको ज़्यादा पेमेंट कर देंगे, हायर वेजेस दे देंगे, और जिसने कम कंट्रीब्यूट किया उसको कम दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद आती है बारगेनिंग थ्योरी। तो ये थ्योरी बोलती है वेजेस आर डिटरमाइंड थ्रू नेगोशिएशन मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दो बंदे हैं, आप और आपका दोस्त, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि जो भी काम करोगे आप दोनों मिलके करोगे, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया आप दोनों के बीच में। यहाँ पे आपके पास 1000 रुपये थे और वो कह रहे थे कि 800 रुपये में, लेकिन आपने कहा कि ना तुम्हारी ना मेरी, 900 रुपये में ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम बोलते हैं बार्गेनिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जिसकी कम होती है उसको कम बेनिफिट मिलता है। तो ये बार्गेनिंग पावर होती है। बार्गेनिंग का मतलब अब ये भी कह सकते थे कि नहीं 700 में करेंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, लेकिन नहीं, आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी। अब आता है पावर परचेजिंग थ्योरी कि ये कहती है वेजेस शुड बी सफिशिएंट टू मेंटेन परचेजिंग पावर एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। मतलब इतना पैसा मिल जाए जिससे आपकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी हो। और जैसे कि आईफोन होता है 1,70,000 रुपये का आता है, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट योर नीड, इट इज़ क्या है, ये वॉन्ट है आपकी, ये आपकी ज़रूरत नहीं है कि इसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे, नहीं सॉरी, इतनी आपकी वेजेस होनी चाहिए जिससे आप अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको फुलफिल कर पाओ। अभी आपने सैलरी देखी होगी, पे स्ट्रक्चर, पेमेंट, तो उसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे सैलरी बनती है, डिज़ाइन कैसे होती है सैलरी। तो प्रोसेस में डिसाइड करना कि एम्प्लॉय जो है उसका सैलरी लेवल क्या होगा, पे लेवल 10, 7, 8, 9 ऐसे पे लेवल्स होते हैं जिसमें सैलरी डिवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू जॉब रोल्स की, क्या जॉब करने वाले हैं और क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनके बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। पहला स्टेप जॉब एनालिसिस। इसमें क्या करना होता है, जॉब की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो हमें समझनी होती हैं। फिर है जॉब इवेल्युएशन। इसमें हमें डिफरेंट जॉब को चेक करना होता है, इवेल्युएट करना होता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे सीए है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज वो स्किल, उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स है। अगर कोई सीए आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी आपकी कंपनी के अंदर, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है वेज सर्वे। कंपनी कंडक्ट करवाती है सर्वे लेवल्स, कंपेयर करती है सैलरी लेवल्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मार्केट में, कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सैलरी लेवल है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना सैलरी लेवल है। सो ये कंपनी डिसाइड करती है वेज सर्वे करवाने के बाद। तो तीनों देखे, जॉब एनालिसिस जहाँ पे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स को ध्यान में देखा जाता है।
फिर जॉब इवैल्यूएशन, जहाँ पे जॉब को जो इवैल्यूएट की जाती है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे अगर सीए है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिर वेज सर्वे, कंपनी कंपेयर करती है सैलरी लेवल्स को अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं। आप सीए को 1 लाख दे रहे हो लेकिन वो 1,20,000 दे रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे सीए जाएगा। फिर फोर्थ है डिटरमाइनिंग पे लेवल। अब डिटरमाइन होता है कि इस जॉब के लिए ये पे लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। डिफरेंट जो पोजीशंस के लिए डिफरेंट पे लेवल होते हैं। जैसे क्लर्क के लिए 7-8 होगा, ग्रेड ए के ऑफिसर्स के लिए आईएएस आईपीएस के लिए 10-11 होगा, ऐसा होता है। एस्टेब्लिशमेंट करना होता है फिर पे ग्रेड्स का, कि जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दो और उनको एक ग्रेड दे दो और कैटेगरी प्रोवाइड कर दो। उसके बाद आपको रिव्यू करना होता है और अपडेट करना होता है। सैलरी फिक्स नहीं होती, ये रेगुलरली अपडेटेड होती है और मार्केट कंडीशन के बेस पे कि कितनी मार्केट में डिमांड सप्लाई है, क्या कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ पे ये डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी उतना बेटर रहेगा, आपकी जो मैक्सिमम वेजेस है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। उसके बाद थर्ड आता है एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन। बाहर विदेश में काम करना, उसका क्या कॉम्पनसेशन मिलता है। कंपनसेशन हमने देखा सैलरी, बेनिफिट्स, अलाउंसेस जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेशनली, विदेश में, ठीक है। ये डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो सके और उनके डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। इसके लिए मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बेसिक सैलरी, एक फिक्स अमाउंट तो पे की जाएगी, चाहे वो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करे चाहे वहाँ पे, उसकी वर्क के लिए और उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। दूसरा होता है फॉरेन अलाउंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं जो वर्किंग कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अनदर कंट्री में, ताकि वो अपने जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सके। थर्ड है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। तो ये हेल्प करता है कि जितनी ज़्यादा हाइयर कॉस्ट होगी तो उतना आप मैनेज कर सकें। फिर फोर्थ आता है हाउसिंग अलाउंसेस। तो यहाँ पे आपको हाउसेज अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, हाउस के जो एक्सपेंसेस रेंट वगैरह है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ट्रैवल अलाउंसेस, जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो फिर उसके लिए रियलोकेशन, ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रैवल के ट्रिप वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। के बाद है मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ और उसके फैमिली दोनों के लिए। फिर टैक्स इक्वलाइजेशन की, आज इंडिया के अंदर इस चीज़ पे ये टैक्स सिस्टम है, यूएस के अंदर ये टैक्स सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो दोनों को आप मैनेज करके चलना है, बैलेंस कर लेके चलना है दोनों के अंदर, तो ये भी होता है। फिर रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। एक पर्सन को सोशल पेंशन मिलती है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। उसके बाद होता है ट्रेड यूनियन का क्या रोल है कंपनसेशन मैनेजमेंट में, ठीक है, आपकी सैलरी देने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट किसके रिलेटेड, वेजेस, सैलरी, बेनिफिट्स, इन सब के रिलेटेड। ये एक एम्प्लॉई और जो वो मैनेजमेंट है उसके बीच में नेगोशिएट होता है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ताकि वो फेयर कंपनसेशन मिले आपको और बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले। अगर आपको अच्छे से आपकी पेमेंट नहीं मिल रही तो आप ट्रेड यूनियन की हेल्प ले सकते हो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कंपनसेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है इसका मेन रोल क्या होता है। तो मेन रोल की बात करें, हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को रिसीव करने में फेयर वेजेस एंड सैलरी, जो काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिले, वेजेस मिले। दूसरा बोनस इंसेंटिव अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करता है। तीसरा प्रोटेक्ट करता है अनफेयर कंपनसेशन प्रैक्टिसेस से। फोर्थ इंश्योर करता है कि लेबर जो लॉ है, वेज पॉलिसी जो कि सरकार ने बनाई है वो आपको मिले, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, इतनी मिनिमम वेजेस तो आपको मिलेंगी ही। गुड रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, बोनस वगैरह देके। सपोर्ट करता है वेज डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट, आपको कुछ वेजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो यही सपोर्ट करेगा। आप ट्रेड यूनियन के पास जा सकते हो, जैसे आप 10,000 लेना चाहते हैं लेकिन वो 7,000 दे रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन के पास जाके अब वो डिस्प्यूट को सेटल करेगा कि अगर आप में झगड़ा हुआ है तो आप अब कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें ट्रेड यूनियन हेल्प करता है, आपकी जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास है इक्विटी इन कंपनसेशन, मतलब फेयरनेस होनी चाहिए सैलरी में, वेजेस में और बेनिफिट्स में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रहे हों या चाहे बाहर हों। ये आपको दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल्स, कि आपके पास क्या जो स्किल्स है, क्या आप काम करते हो वहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये भी मैटर करता है। आप क्या, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, क्या उत्तरदायित्व है, आप क्या काम करते हो वहाँ पे, सब कुछ मैटर करता है, तभी आपको कंपनसेशन मिलता है। ये दो टाइप की होती है, इंटरनल इक्विटी
एंड सेकंड आती है एक्सटर्नल इक्विटी। तो इंटरनल इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस होना कंपनसेशन में अमंग एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करें उनके बीच में आपको सेम मिले। जैसे आपकी सिमिलर जॉब है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ सेम है आपकी जॉब में, लेकिन आपको पेमेंट सेम नहीं मिल रही, तो ये क्या होगा, इंटरनल इक्विटी का उल्लंघन होगा। जैसे आप दो दोस्त हो, आप मैनेजर हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आपको 1 लाख मिल रही है लेट्स से, और आपके फ्रेंड को लेट्स से 80,000 रुपये मिल रही, तो ये क्या होगा, इंटरनल इक्विटी नहीं है, बिकॉज आपकी सेम काम है, तो आपके फ्रेंड के साथ ये अनफेयर हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जॉब अलग होती तो बात डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जॉब अलग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 अकाउंटेंट सेम कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी सिमिलर क्वालिफिकेशन होगी, वो दोनों सीए हैं बाय चार्टर्ड, बाय प्रोफेशन, एंड उनकी वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी सेम होंगी, तो दोनों को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक को 1 लाख रुपये मिल रहा है, एक को 80,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इंटरनल इक्विटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सीए वाला एग्जांपल देख लिया कि कितनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। उसके बाद है एक्सटर्नल इक्विटी। यहाँ पे सैलरी आपको देखनी पड़ती है, कंपेयर करनी पड़ती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी मिल रही है, वहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी मिल रही है। ये यहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों दोस्तों सीए हो बाय प्रोफेशन, आप दोनों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों एक्सटर्नल इक्विटी हो गया। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ट्राई करेगा आपको ज़्यादा पैसा देने का। एग्जाम्पल में यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनियों का नाम है कि 60,000 पर मंथ देती है, लेकिन दूसरी कंपनी आपको सिमिलर सैलरी दे रही है और वो कंपटीशन के अंदर है, मार्केट के अंदर है। तो ये हमारा एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब हो गया। कोई 1 लाख दे दे, कोई 60,000 दे दे, तो दोनों में डिफरेंस आता है। और एम्प्लॉयज़ फिर इससे क्या होता है, कंपनी छोड़ के भी चल जाते हैं कई बार, जब उनको सैलरी अच्छे से नहीं मिलती तो वो लीव कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फेक्शन विद पे। वेट ए सेकेंड। तो यहाँ पे का मतलब है जो सैलरी है, तो आप अपनी सैलरी से डिससेटिस्फाइड हो तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी सैलरी से, जैसे एक सीए को मिल रहा था 1 लाख, एक को 80,000, तो दूसरा वाला डिससेटिस्फाइड था अपनी सैलरी से और अपने बेनिफिट से, तो ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है दोनों को, चाहे वो आप हो चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को इफ़ेक्ट करेगा नेगेटिवली, मतलब नेगेटिव तरीके से। अब इसके क्या होगा, फेयर कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको, आपकी एफिशिएंसी भी चली जाएगी और आपके लिए मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। तो इसके मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं पे डिससेटिस्फेक्शन के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली डिससेटिस्फेक्शन होता क्या है, तो देखो, एक तो आपका मोटिवेशन चल जाएगा इससे, दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, पुअर परफॉर्मेंस दोगे, जॉब सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट्स और कंप्लेंट्स करने लग जाओगे कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारी इतनी जॉब पे वो सैलरी होनी चाहिए, इतनी नहीं है, वो सब। फिर आपकी रिलेशनशिप वीक हो जाएगी मैनेजमेंट की और एम्प्लॉयज़ की जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार झगड़े हो रहे हैं सैलरी से रिलेटेड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि होंगी अगर आप डिससेटिस्फाई हो अपनी सैलरी से, पेमेंट से, वेजेज से, जो भी बोलो उसको। अब एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसकी कम सैलरी है कंपेयर टू देयर वर्क, मतलब वो जितना काम कर रहा है उससे कम सैलरी, और मार्केट स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, तो वो अपना जो काम कर रहा है उसमें अपना लूज़ कर देगा इंटरेस्ट, और क्या पता वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए, क्यों, उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मार्केट के अंदर, क्या पता वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दें और आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए। उसके बाद आता है कंपनसेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो ये पॉलिसीज़ हैं, चेंज करती रहती हैं ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कितना इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लेबर लॉज हैं, कितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एंड एम्प्लॉय वेलफेयर नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले कंपनसेशन को माना जाता था कि आपको मिनिमम वेजेस मिले, फिक्स पे होता था, लेकिन आज माना जाता है वेरिएबल पे, जिसके अंदर इंक्लूड होता है इंसेंटिव्स, बोनस, अलाउंसेस, इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स।
पहले कंपनसेशन सिर्फ इतना था कि मिनिमम वेजेस मिल जाए, आज कंपनसेशन में सब कुछ इंक्लूड है, चाहे वो इंसेंटिव्स हो, बोनस हो, अलाउंसेस, इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स हो, कुछ भी हो सब इंक्लूडेड है। तो पहले छोटा कंपनसेशन मिलता था, आज सब कुछ मिलता है, जहाँ पे आपको हाउस के अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंसेस सब कुछ मिलते हैं, आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले से आज कैसे पहुँचे हम लोग, तो यहाँ पे आपका सरकार ने बहुत काम किया, मिनिमम वेजेस एक्ट लेके आए आपके प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा बोनस का सिस्टम आया, दिवाली पे बोनस देंगे, होली पे बोनस देंगे, इंसेंटिव सिस्टम आया, रिवॉर्ड मिलेगा आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो। परफॉर्मेंस जो बेस्ड जो कंपनसेशन होता है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देगा उसको ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। और तीसरा फोर्थ इम्प्रूवमेंट कर दिया गया इकोनॉमिक वेलफेयर बेनिफिट्स में, कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, तो उसमें भी बेनिफिट में आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए मिली। ठीक है, फिर हमारा आता है एचआर की जो मॉडर्न पॉलिसीज़ हैं और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अडेप्ट कर लिया गया है। सैलरी स्ट्रक्चर में हमारे डियरेंस अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब आते हैं, तो तीनों ये भी और भी इंक्लूड कर दिए गए। इससे क्या होता है, फेयरनेस आती है, इक्विटी आती है और एम्प्लॉय का मोटिवेशन आइए रहता है अगर आपकी कंपनसेशन पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो। उसके बाद आता है बोनस। बोनस क्या होता है, तो एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है इन एडिशन टू रेगुलर सैलरी। लेट्स से आपकी सैलरी थी 50,000 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके साथ साथ आपको आज इस महीने में 5,000 और दे दिए, तो आपके साथ आज कितनी गई 55,000। तो जो 5,000 मिले हैं आपको, तो ये एडिशन है, रेगुलर सैलरी तो 50,000 थी, उसके साथ 5,000 मिले हैं, दिस मीन्स ये क्या है, बोनस। 5,000 का आपको बोनस मिल गया, ये वाउचर की फॉर्म में भी हो सकता है और वैसे भी दिया जा सकता है। ये बेस होता है कंपनी के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट हुआ है तो देंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो देंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो उसके हिसाब से देंगे। तो 3 इसके बेसिस होते हैं, उनके हिसाब से ये देते हैं। इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन आएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, कि आपका मन करेगा काम करने का, कि मुझे आगे फिर से बोनस मिलेगा, सो आई एम विलिंग टू डू दिस वर्क। अब कितने टाइप का बोनस होता है, तो 4 टाइप का होता है। प्रॉफिट बेस्ड बोनस, जो कि प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। लेट्स से आज कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपको उसमें से 1,000 रुपये बोनस दे दिया गया। फेस्टिवल बोनस वो होता है दिवाली पे, होली पे, दशहरा, ईद, जो इन पे दिया जाता है। परफॉर्मेंस बोनस, आपने अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस की सेल्स टारगेट को अचीव कर लिया तो आपको, जैसे 10,000 की सेल्स टारगेट आपने अचीव कर ली, तो उसमें से आपको अगर हाई टारगेट अचीव कर लिया, हाई परफॉर्मेंस थी तो आपको हाइयर कंपनसेशन मिलेगा, कम थी तो कम। अब प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, अगर आपने 9 आवर प्लस का काम कर दिया और सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो आपको बोनस ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये 4 टाइप के बोनस हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है, दूसरा जॉब सेटिस्फेक्शन करता है, तीसरा आपकी बेटर परफॉर्मेंस आएगी, और चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाकर चलता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये हमारा बोनस का हो गया। उसके बाद आता है रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज़। अभी आता है रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज़। तो रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, वो प्लान्स पॉलिसी जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, किसके लिए, रिवॉर्ड करने के लिए। एम्प्लॉयज़ क्यों रिवॉर्ड करता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनके पास स्किल्स थी, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, तो उनको रिवॉर्ड करता है। इसमें आपकी जैसे सेल्स टारगेट था 10,000 का, आपने अचीव कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने अकेले ने अचीव किया तो आपको अकेले को मिलेगा, आपकी पूरी टीम ने अचीव किया तो पूरी टीम को मिलेगा। ये आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअल ने अचीव कर लिया तो सिर्फ उसी को मिलेगा। लेट्स से यू आर फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे 2 फ्रेंड्स, 3 लगा लो, 3 फ्रेंड्स थे, तीनों में से 2 ने तो, जैसे एक आपने 5,000 की सेल्स करवा दी, 2 आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने 2,500 की सेल्स करवा दी, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस इंसान का है, आपका है, तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उनके कंपैरिजन में। सो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया, आपके दोस्त ने कितना काम किया, आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। आपने इतना टारगेट अचीव किया बिकॉज आपके पास ज़्यादा स्किल्स होंगे। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है और ऑटोमेटिकली फिर जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अब रिवॉर्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बोनस टाइप के होते हैं, वैसे रिवॉर्ड होते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड, जिसमें आता है सैलरी बोनस इंसेंटिव। तो सैलरी बोनस इंसेंटिव्स आते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड में, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल जैसे कि
अब एग्जांपल ले तो 50,000 सैलरी, 5,000 का आपको इंसेंटिव दे दिया है, फिर बोनस दे दिया तो 55,000 मिल गया आपके, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल जैसे प्रमोशन कर दिया, रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, अप्रिसिएशन, आपको अच्छी तालियां बजा दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड क्या होते हैं, जहाँ पे आपने अगर हाई परफॉर्मेंस दी तो आपको रिवॉर्ड मिल गई, कम परफॉर्मेंस दी तो नहीं मिली। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया, शेयर कर दिया, बिकॉज आपने बढ़िया काम किया था, आपकी वजह से प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है एम्प्लॉयज़ का थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। 2 एम्प्लॉई है, एक को आपने रिवॉर्ड दे दिया, एक को पनिशमेंट कर दिया, तो दोनों का बिहेवियर अलग होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक का पॉजिटिव होगा जिसको रिवॉर्ड दिया होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा जिसको पनिश किया होगा उसके एक्शंस के लिए। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब बिहेवियर में चेंज आना, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज। किसी का पॉजिटिव हो सकता है बिकॉज आपने रिवॉर्ड्स दिया है, किसी का नेगेटिव हो सकता है बिकॉज आपने उसको पनिशमेंट दी है, डिस्करेजमेंट किया है उसका करेक्टिव एक्शंस के लिए। उसके बाद आता है मेथड्स क्या होते हैं, तो मेथड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, फीडबैक और रिकग्नाइजेशन। तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिवॉर्ड करना एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनक्रेज करना उनके पॉजिटिव बिहेवियर को। नेगेटिव में यहाँ पे आता है कि जो नेगेटिव काम किया उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, फालतू के काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे बैठ के, तो उनको पनिशमेंट्स प्रोवाइड करना उनकी नेगेटिव कंडीशंस के लिए, और अपना जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो बताना। पनिशमेंट में आता है आपकी पेनल्टीज़, वार्निंग देता कि आपने ये अनवांटेड बिहेवियर किया है, ये नहीं करना चाहिए था। फीडबैक में आता है कि आपने अप्रिसिएशन दिया या फिर सजेशन प्रोवाइड करी कि भाई ये काम और कर लेता तो बहुत अच्छा होता एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है फ्रिंज बेनिफिट्स, तो ये एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सैलरी और वेजेस। रेगुलर सैलरी तो मिलेगी, उसके साथ साथ ये कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। इससे इम्प्रूव होगा एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और वेलफेयर, तीनों चीज़ होती हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड होते हैं एडिशन सैलरी में, जैसे 50,000 सैलरी 5,000 के दे दिए तो 55,000 मिल गए। 5,000 जो है ये क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये इंप्रूव करते हैं आपकी वेलफेयर और सिक्योरिटी को। ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल जैसे बोनस वगैरह, नॉन फाइनेंशियल प्रमोशन कर दिया आपको, वो एप्रिसिएशन फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करती, तो उसमें आता है। ये आपके जो एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपके एम्प्लॉय को, और कंपनी में रहने के लिए पकड़े रखते हैं, मतलब रिटेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके मोटिवेशन को इंक्रीज़ करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम करते हैं, और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में क्रिएट करते हैं बेटर। इसके एग्जांपल्स मेडिकल इंश्योरेंस, पेड लीव, जैसे आपने छुट्टी करी 30 दिन में से 5 दिन की, तो वो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, तो आपको ये पेड लीव हो गया, ठीक है, सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। उसके बाद आता है पेंशन की फैसिलिटीज़ आपको दे दी, पीएफ वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट और मिल्स, हाउसिंग फैसिलिटी, रेंट वगैरह की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सब होता है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल इन इंडिया, तो रिटायरमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इंडिया के अंदर की बात करें हम, ये फ़ॉरेन के लिए नहीं है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सर्विस के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट की जो पेंशन वगैरह होती है वो मिलेगी। तो लेट्स से आपकी 60,000 सैलरी थी, तो आपको 30,000 सर्विसेज के बाद पैसे मिलेंगे, तो ये आपके सोशल सिक्योरिटी हो गई। फाइनेंशियल भी पैसे आते रहेंगे, तो काम चलता रहेगा, चाहे आप पैसे आएँ चाहे पूरे आएँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और सिक्योरिटी बनेगी। आपकी वर्किंग लाइफ कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद भी आपको पैसे चाहिए ना जीने के लिए, तो अब वो भी तो कैसे पूरे करने होंगे, तो उसके लिए हमें रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, पीपीएफ, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, लीव इनकेसमेंट, छोड़ते टाइम पे पैसा दे दिए, रिटायरमेंट बोनस, ये जो है फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आपके हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करती है, और आपको इकोनॉमिक पैसे से जो रिलेटेड सिक्योरिटी है रिटायरमेंट के बाद वो प्रोवाइड करती है। अब आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने हैं। आप सैलरी दोबारा से आप जॉब तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जॉब तो छोड़ दी, रिटायर हो गए वहाँ से, तो अब आपकी जो एक्सपेंसेस है वो यही हेल्प करेंगे मैनेज करने के अंदर। नेक्स्ट आता है स्पॉट रेट ऑफ पेमेंट। तो स्पॉट रेट मतलब इमीडिएट पेमेंट करना एम्प्लॉय को फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस एट करंट वेज रेट। आपने अभी काम किया, आपको अभी पेमेंट मिल गई, ठीक है।
और जो पेमेंट है वो विदाउट डिले है और डेली वर्क के बेसिस पे होती है। ये टेम्परेरी वर्क हो चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे कि आप काम का आपकी सैलरी है, लेट्स से आप सीए हो, मतलब हम ये मान के चलते हैं सीए हो, लेकिन हमें आज कंपनी में लॉयर की ज़रूरत थी और हमारा रियल जो लॉयर है वो एब्सेंट था, लेकिन आपने एलएलबी रखी है तो आप एज ए लॉयर काम कर सकते हो। तो आपने लॉयर की तरह काम किया तो आपने जो चार्ज किया था वो हमने तभी की तभी पेमेंट कर दिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आप लॉयर बन सकते हो अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपने जो लॉयर की तरह काम किया उसकी हमने पेमेंट जब की जब कर दी। और सीए की तो आपको रेगुलर सैलरी मिलती है। तो ये डेली वर्क होता है और टेम्परेरी होता है कि रोज़ नहीं करना पड़ता, आपको रोज़ लॉयर नहीं बनना पड़ता। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था इसलिए आप बन गए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी क्विक कंपनसेशन, आपको जल्दी के जल्दी सैलरी मिल गई क्योंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं जैसे लॉयर की। ये यूजुअली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए और फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनके लिए। डेली जो लेबरर होते हैं जैसे दिहाड़ी मजदूरी पे जो लोग काम करते हैं उन सब के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ स्पॉट रेट पेमेंट। यहाँ पे ये पेमेंट आपको काम करने के तुरंत बाद दी जाती है और ये करंट वेज रेट पे बेस्ड होती है, टेम्परेरी होती है और डेली वेज वर्कर्स को मिलती है ताकि आप अपनी डेली जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको मीट कर पाओ। फिर सिंपल और क्विक मेथड होता है। जैसे एक कंस्ट्रक्टर वर्कर है, रिसीव करता है वेजेस एट द एंड ऑफ डे, ठीक है। क्योंकि उसने अपना काम किया, उस दिन का कंप्लीट कर लिया, तो उसको जो वो वेज मिलती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर दिहाड़ी मजदूरी पे जो काम करते हैं घर बनाने का मिस्त्री के साथ, तो वो होते हैं। अब आपको सैलरी देखी होगी, सैलरी के अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो हमको समझ नहीं आती और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए, कोई पूछ ले तो बताना आना चाहिए कि सैलरी के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें क्या हैं। तो देखते हैं डियरेंस अलाउंसेस का। सैलरी में जब DA लिखा होता है तो वो होता है डियरेंस अलाउंसेस। तो उसका मतलब होता है ये डियरेंस अलाउंसेस जो होते हैं ना, ये आपको एम्प्लॉय को पेमेंट की जाती है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं तो हम वन बाय वन करेंगे। तो ये एडिशनल अलाउंसेस होते हैं, पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि अगर महंगाई आ रही तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। अगर किसी चीज़ के प्राइस राइज हो रहे जैसे टोमेटो के हुए थे तो उससे आपको इम्पेक्ट ना पड़े, ठीक है। टोमेटो के तो वैसे बात करें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्राइसेस राइज होते हैं तो उससे आपको इम्पेक्ट ना पड़े, इन्फ्लेशन से आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको डियरेंस अलाउंसेस दिए जाते हैं। बेसिक सैलरी तो मिलती है, उसके साथ साथ आपकी जो परचेजिंग पावर है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो, उसके लिए आपको दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दिए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको दिए जाते हैं। जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इन सब को दिए जाते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो CA हो, CM हो, CSA हो, कुछ भी हो, आपको मिलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये एडिशन होता है, बेसिक सैलरी मिलेगी उसके साथ ये एडिशनल है। ये आपको हेल्प करता है मैनेज करने में, जो इन्फ्लेशन महंगाई आ रही है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। कैलकुलेटेड होता है एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, मतलब जो बेसिक पे था ना उसकी क्या परसेंटेज थी उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिक पे मतलब फिक्स सैलरी, जैसे 50,000 आपकी फिक्स है तो उसके ऊपर अगर 10% भी देना है तो 5,000 देना होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो डियरेंस अलाउंसेज होंगी वो 5,000 की इसके ऊपर है, 10% आपकी बेसिक पे सैलरी के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर ये परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये रेगुलरली रिवाइज होते हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हमें देने पड़ेंगे। आज 5,000 है तो आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए परचेजिंग पावर एम्प्लॉय की, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता। एग्जाम्पल इसका, अगर प्राइस फूड के, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी असेंशियल गुड्स हैं, यहाँ पे हमने बात करी अगर प्राइस किस किस के, फूड के, ट्रांसपोर्ट के एंड अदर असेंशियल गुड्स, तो इन तीनों के अगर राइज हो रहे हैं प्राइस तो गवर्नमेंट को डियरेंस अलाउंसेस की परसेंटेज भी इंक्रीज़ करना चाहिए। आज 10% है तो कल 20 कर देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को अपनी जो हायर जो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग आएंगे उनको मैनेज कर सकें, जो लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे उनको मैनेज कर सकें। बिकॉज इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई आ गई तो ये भी इंक्रीज़ करना चाहिए। हमारा आता है स्ट्रेटजी कंपनसेशन चॉइसेस, जो पैसा देते हैं सैलरी वेजेस बोनस, उसके लिए क्या क्या चॉइसेस होनी चाहिए। तो कंपनसेशन सिस्टम वर्किंग करता है कि बैलेंस बनाए रखे सेटिस्फेक्शन में, मोटिवेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे कंप्लीट हो। तो बहुत डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, वन बाय वन उसकी बात करेंगे। सबसे
जो पहले आता है वो आता है इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी। इक्विटी का हमने बात की थी, जो कि बैलेंस्ड पेमेंट होती है, सबको फेयर तरीके से पेमेंट करना, तो ये हमने बात की थी। तो इंटरनल में होता है कि कंपेयर करना विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम रोल, स्किल्स भी सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम। जैसे आप और आपके दोस्त मैनेजर, आपको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, तो ये हो गया इंटरनल इक्विटी, एक ही कंपनी में काम करते हो, लेकिन वहीं आपकी सैलरी आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरी कंपनी के साथ जो कि मार्केट के अंदर है, आप उसमें काम नहीं करते। जैसे आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख, आपके जो दोस्त है उसको 2 लाख मिल रही है, आप सेम काम करते हो लेकिन वो दूसरी कंपनी में काम करता है, आप दूसरी कंपनी में। सो ये हो गया एक्सटर्नल इक्विटी। उसके बाद हमारा जैसे कि ये दोनों होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड और एक्सटर्नल आउटसाइड। उसके बाद आता है फिक्स पे और वेरिएबल पे। फिक्स पे मतलब बेसिक जो गारंटीड सैलरी है, जो कि आपको रेगुलरली मंथली मिलती रहती है, एनुअली भी मिलती है, ये जो आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये आपको बेसिक पे होता है, जैसे मैंने बात करा था बेसिक पे 50,000 मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ बोनस मिल सकता है, तो ये बेसिक पे आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल पे। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, जितनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दी होगी उतना ज़्यादा आपको जो ये पैसा है वो मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर ये डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हुआ, क्या टारगेट्स आपने अचीव किए, जैसे सेल्स टारगेट था अचीव किया, कमीशन देते हैं आपको, बोनस देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। जैसे अगर आपने 50,000 सेल्स टारगेट था, 10,000 का कंप्लीट कर दिया, तो आपको 10,000 का कंपनसेशन कमीशन मिलेगा। तो ये क्या है, कमीशन, ये इस साल मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर भी मिले, तो फिक्स पे हो गया। 50,000 तो हर साल मिलता है, लेकिन जो 10,000 इस साल मिले हैं अलग से, ये वेरिएबल पे हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, कि जिस टाइप की आप जो परफॉर्मेंस दोगे वो डायरेक्टली लिंक होगी आपकी कंपनसेशन में। जितनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दोगे तो हाइयर रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, कम जो परफॉर्मेंस दोगे तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेंगे। ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करते हैं और अचीवमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। सो डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट मतलब जो कि वेजेस दे दी आपको, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा दे दी, मनी दे दी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आता है हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड लीव, नॉन कैश प्रिक्स दे दी, जो कि आपकी वैल्यू ऐड करती हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गई। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट में मतलब पैसे से रिलेटेड, इनडायरेक्टली आपको इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे मुंह पे बात बोल दी तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली। इंडिविजुअल टीम इंसेंटिव्स, जो आपने परफॉर्मेंस एक्चुअली एक लेने की, वो तो इंडिविजुअल हो गया, टीम के साथ मिलके की वो टीम वर्क हो गया। तो इंडिविजुअल ने की तो सिर्फ आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपकी टीम ने मिलके कलेक्टिव परफॉर्मेंस अच्छे से दी और जो प्रमोट किया आपका टीम वर्क या फिर कोलेबोरेशन, जैसे यूट्यूब पे होता है, तो आपकी पूरी टीम को रिवॉर्ड मिलेगा, सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। अगर इंडिविजुअल ने दी तो इंडिविजुअल को मिलेगा, अगर पूरी टीम ने अच्छे से काम किया तो पूरी टीम को मिलेगा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड जो कि मंथली, ईयरली बोनस, इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो कि फोकस करते हैं आपकी इमीडिएट परफॉर्मेंस पे। लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है ना, वो इंक्लूड होता है स्टॉक ऑप्शन, जैसे कि ESOP मिल गया आपको, ये स्टॉक ऑप्शन प्लान। आगे देखेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल गए, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स प्लान्स मिल गए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। तो ये इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स मतलब यहाँ पे कंपनसेशन प्लान्स होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो सिर्फ उन्होंने काम किया। अगर आप अकेले ने अच्छा काम किया, सेल्स के टारगेट अचीव किए हैं, तो सिर्फ आपको वो पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, ताकि मोटिवेट हो सके एम्प्लॉयज़ और अपना काम अच्छे से कर सके और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। उसके बाद इसके भी बहुत टाइप है। तो फर्स्ट है स्ट्रेट पीस रेट प्लान। यहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ती है हर एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि अगर आपने मतलब हम एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपये थे आपके पास, आपने अगर एक सेल्स यूनिट प्रोड्यूस की तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 2 करी तो आपको 20,000 मिलेंगे, अगर आपने वहीं पे 3 करी तो आपको 30,000 मिलेंगे, 4 करी तो 40,000। हर एक यूनिट पे प्रोड्यूस डिपेंड कर रहा है कि आपने 2 करी होंगी तो 20,000 रुपये फिक्स अमाउंट है, अगर आपने 5 की होंगी तो 50,000, हर एक यूनिट के साथ 10,000 इंक्रीज होगा। तो एम्प्लॉयज़ आर पेड ए फिक्स अमाउंट फॉर ईच यूनिट दे प्रोड्यूस। जितनी यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस करी उसके बेसिस पे उनको फिक्स अमाउंट मिलेगी, ये चेंज नहीं होती है।
जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ये डिपेंड करता है डायरेक्टली आपके आउटपुट के साथ। आपका जितना पेमेंट होगी वो आपके आउटपुट पे डिपेंड करेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। तो ये प्लान होता है एम्प्लॉयज़ आर पेड डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर उन्होंने हायर परफॉर्मेंस दी होगी तो उनको हाई रेट ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लोअर परफॉर्मेंस होगी, तो उनको लोअर रेट मिलेगा वेजेस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तीसरा आता है टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान। यहाँ पे टाइम के साथ काम करना पड़ता है आपको, या आपकी अटेंडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों के हिसाब से रिवॉर्ड करते हैं। जैसे कि कॉलेज में आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के बेस पे, वैसे ही यहाँ पे होता है। बोनस प्लान, आपको एडिशनल पेमेंट मिलती है बोनस अगर आपने स्पेसिफिक टारगेट अचीव कर लिया, या फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आप अपने गोल्स को अचीव करो, जैसे सेल्स टारगेट हो गया। कंपनसेशन प्लान कि आपको एक परसेंटेज मिलेगी अगर आपने 10,000 की सेल्स करवा दी, या फिर जितनी भी सेल्स करवा दी उसको आपको 5% कमीशन मिलेगा। तो आपको कमीशन मिलता है ये सेल्स पे, अगर आपने हमारा इतने में बेच दिया तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। जैसे LIC वाले होते हैं, तो जितना ज़्यादा वो LIC करवा पाते हैं ना, उनको उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो उनके बातों में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भाई। तो ये होता है हमारा कमीशन प्लान। उसके बाद आता है कुछ शॉर्ट नोट जो कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स के आते हैं, वो करने बहुत ज़रूरी हैं। 10-11 शॉर्ट नोट से सारे कवर किए गए हैं, और इससे बाहर से तो आई थिंक नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स में तो इतना ही आता है, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो टर्म है ये नहीं देखी हुई, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखते हैं पहला वाला, टाइप्स ऑफ कंपनसेशन डिसीजन। अब कंपनसेशन हमने बात की, जो कि सैलरी, बेनिफिट्स और वेजेस बोनस दे देते हैं। कंपनसेशन डिसीजन के कितने टाइप से होते हैं, तो इम्पोर्टेंट चॉइस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि कैसे हमें एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने हैं, कितने जो पैसे हैं वो देने हैं। ये डिसीजन किस पे बेस्ड होता है, सैलरी लेवल पे, इंसेंटिव, बोनसेस, बेनिफिट्स कि कितने बोनस देना है, कितना इंसेंटिव्स, कितना सैलरी का लेवल रहेगा किसी भी पर्टिकुलर इंसान का। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है कि किसी को फिक्स पेमेंट तो करनी है, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बेस्ड भी देना है। और इस पे ये भी हो सकता है कि आपको जैसे वेदर कंपनसेशन शुड बी इक्वल इनसाइड द कंपनी और कम्पिटिटिव इन द मार्केट। मतलब आपकी कंपनी के अंदर सबको इक्वल कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन बाहर जो कंपनसेशन है दूसरी कंपनी दे रही है उससे ज़्यादा आप दे रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में डिसाइड टू गिव हायर सैलरी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उसको हायर सैलरी देने की डिसाइड कर लिया। जिसने ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, टॉप जो परफॉर्मर है उसको भी ज़्यादा सैलरी दे दी, लोअर जो परफॉर्मर है उसको कम सैलरी दे दी। तो डिपेंड करता है कंपनी का कंपनसेशन डिसीजन कैसा है। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का कितना है। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन, एडिशनल बेनिफिट देना आपको आपकी जो फिक्स पे है उसके साथ है। जो रेगुलर सैलरी 50,000 आपकी रेगुलर सैलरी, उसके साथ साथ आपको 10,000 और दे दिए, तो ये एडिशनल पे है, कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन है। इसके अंदर आता है आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दी, इंश्योरेंस, पेड लीव, पेंशन, हाउसिंग, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब जो प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे देखो 4-5 हो गए, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, पेड लीव, पेंशन, हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंसेस। जब ये प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन। ये आप लिख सकते थे एग्जाम में, बट आपने टर्म नहीं सुनी थी तो यू कांट एक्सप्लेन इट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो इसीलिए ये टर्म देखनी जरूरी थी। दैट्स वाई मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हैं। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट हो गए, टाइप ऑफ कंपनसेशन डिसीजन एंड कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन। यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल यही था कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, या फिर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी मंथली सैलरी के साथ साथ। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कंपनसेशन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवेल्युएशन। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है यहाँ पे, ये इसका मतलब है हम इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पे सबकी नहीं, परफॉर्मेंस एक इंसान की देखते हैं ताकि हम उसको प्रमोशन, बोनस, ट्रैवल, जो ट्रेनिंग है वो दे सकते हैं। अगर उसकी रॉन्ग परफॉर्मेंस है तो उसको दे सकते हैं। जॉब इवेल्युएशन का मतलब होता है डिटरमाइन करते हैं कि वैल्यू क्या है जॉब की, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे हम जॉब पे बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। इससे हमें हेल्प होती है डिसाइड करने में कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा।
तो यहाँ पे दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस था जो कि लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, एंड इसकी PDF तो सबको पता है टेलीग्राम पे अपलोडेड होती है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट अप्रोच टू इंटरनेशनल कंपनसेशन। जो विदेश में काम करते हैं उनको पैसा मिलता है सैलरी, उसमें बैलेंस शीट कैसे काम करती है, क्या अप्रोच होती है। तो बैलेंस शीट अप्रोच एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल कंपनसेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो विदेशी एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे वो अपनी होम सैलरी को एडजस्ट करते हैं कि अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच करने के लिए फ़ॉरेन कंट्री के लिए। मतलब जो आपको फ़ॉरेन कंट्री में पैसे मिल रहे हैं उनको मेंटेन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना, दूसरी कंपनी में दूसरी जगह काम करते करते। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है सैलरी अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्स, हार्डशिप बेनिफिट्स। अगर ये होता है कि एक एम्प्लॉई है इंडिया से USA चला गया तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहने का खर्चा, वहाँ पे घर के रेंट का खर्चा, बहुत ज़्यादा टाइप के बैलेंसेस आते हैं, खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट मैच करके चलना होता है, आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने थ्योरीज बात करी थी, तो यहाँ पे एक और थ्योरी आती है एडम स्मिथ की, जो इक्विटी थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। यहाँ पे ये बोलते हैं कि एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव दे रिवॉर्ड आर फेयर कंपेयर टू अदर्स। एम्प्लॉय को तब फील होगा मोटिवेटेड जब वो बिलीव करते हैं कि उनको जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो फेयर हैं जितने अदर्स को मिल रहे हैं। मतलब जितना जो काम करे उसको उतना रिवॉर्ड मिले, ऐसा नहीं है कि किसने कुछ काम नहीं किया निठल्ला उसको भी रिवॉर्ड दे रहे हैं। अगर इफ़ एम्प्लॉय आर फील दे आर गेटिंग लेस पेमेंट फॉर द सेम वर्क अदर्स, जैसे अगर सेम काम कर रहे हो आप और आपके दोस्त लेकिन आपको कम पेमेंट मिल रही है तो आपको क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा कि सेम काम करे फिर भी डिफरेंट पेमेंट। इससे इनबैलेंस आएगा और आपका मोटिवेशन भी चला जाएगा। जैसे दो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सेम जॉब, लेकिन एक को ज़्यादा सैलरी मिलती है और दूसरे को कम मिलती है, तो उसको लगेगा ना यहाँ पे कि मेरे साथ यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे भी इतनी सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिल रही। तो वो अपना एफर्ट जो है कंपनी के टुवर्ड्स या फिर काम के टुवर्ड्स, टारगेट्स के टुवर्ड्स वो कम कर देगा। वहाँ पे वो काम करना बंद ही नहीं करेगा लेकिन कम कर देगा, बिकॉज उसका पैसा तो उतना ही मिल रहा है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये एक सोशल सिक्योरिटी लॉ है जो कि इंडिया में प्रोवाइड करता है आपको मेडिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अगर आपको बीमारी हो जाती है, सीकनेस, इंजरी आ जाती है, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी के टाइम पे, कोई भी इलनेस होती है उसके टाइम पे आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं आपके पैसे से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। ये ज़्यादातर उन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी सैलरी कम होती है, जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में। लेट्स से एग्जांपल की बात करें तो अगर एक एम्प्लॉई है काम कर रहा था और काम करते टाइम पे उसको चोट लग गई, इंजर्ड हो गया वो, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये हमने देखा एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर सैलरी। बेसिक पे तो मिलेगा, उसके साथ साथ वेरिएबल पे मिलता है जिसमें फ्रिंज बेनिफिट्स भी आते हैं। इससे आपका जो वेलफेयर है, सेटिस्फेक्शन, वो भी इम्प्रूव होगा। इसके अंदर हमारे आ सकते हैं क्या क्या, इंश्योरेंस मेडिकल वाला, और पेड लीव आ सकती है, पेंशन आ सकती है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर। एंड इसके बाद आपको जैसे पेड हॉलीडेज़ प्रोवाइड कर दी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो इन्हीं को बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। अब आता है जॉब ग्रेडिंग। तो एक ऐसे मेथड है जो कि क्लासीफाई करता है जॉब्स को डिफरेंट लेवल्स और ग्रेड्स में, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए में IAS IPS, ग्रेड बी में इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, और ग्रेड सी की बात करें तो लोअर लेवल ऑफिसर, क्लर्क वगैरह, या फिर जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो वगैरह, और बी में हमारे SSC CGL से, और ए से UPSC वाले। तो ये ग्रेड के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ऐसे ही होता होगा कंपनी में भी, CA ग्रेड ए में आते हैं, देन CEO भी ग्रेड ए में, और वो वाले ये लेवल बनाए जाते हैं उनकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो स्किल्ड रिक्वायर्ड हैं उनके बेसिस पे। हर एक ग्रेड की फिक्स सैलरी रेंज होती है कि 10,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी अगर आप ग्रेड ए में आते हो। सॉरी, ए में आते हो तो 1 लाख से 80,000, बी में आते हो तो 80,000 से 60,000, सी में आते हो तो 60,000 से 40,000। तो फिक्स सैलरी रेंज होती है। इससे क्या होता है, फेयरनेस आती है और पे स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आता है पेंशन फंड स्कीम। रिटायरमेंट हो गई, अब उसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद तो काम करना बंद कर दिया, अब उसके बाद काम धंधा कैसे चलाओगे, पैसा कैसे कहाँ से लाओगे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ओल्ड एज के अंदर।
तो जैसे गवर्नमेंट देती है मंथली सैलरी, मंथली पेंशन। जैसे हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी है अराउंड 5 लाख। तो उनको 50% सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पेंशन मिलती है। तो 5 लाख का 50% 2,50,000, तो उनको सैलरी तो मिलती है। जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उनको 2,50,000 की पेंशन मिलेगी। तो उनको क्या ही करना फिर उसके बाद, मतलब आराम से जियो ज़िंदगी, और जो भी चीज़ें मिलती थी हाउस वगैरह वो सब मिलेंगे। उसके बाद हमारा होता है पे रोल अकाउंटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, डिडक्शन है, पेमेंट है, वो कैलकुलेट होती है यूजिंग सॉफ्टवेयर। आजकल तो हर जगह सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। सैलरी स्लिप भी बनानी है तो वहाँ पे भी पे रोल अकाउंटिंग यूज़ होती है। मतलब यहाँ पे पेमेंट, पे का मतलब होता है पेमेंट, रोल मतलब हम मान सकते हैं कि अकाउंटिंग में हमें सैलरी हमारी जो भी होगी, सैलरी जहाँ जहाँ चक्कर काटेगी ना, वहाँ पे अकाउंटिंग के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू काटेगी। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी यूज़ HR सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली, आपकी जो सैलरी है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स उसमें से हटाने के लिए, ओवर टाइम को इंक्लूड करने के लिए कंपनी यूज़ करती है। उसके बाद आता है बोर्ड ब्रांडिंग। यहाँ पे एक कंपनसेशन सिस्टम होता है जो कि नैरो पे ग्रेड्स को कंबाइंड करता है फ्यू सैलरी बैंड्स में। जैसे कि लेवल हमने बात करी थी 2, 3, 4, तो उन सबको कंबाइन कर देगा और एक ग्रेड में बांध देगा, ग्रेड C। तो ये होता है बोर्ड ब्रांडिंग, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है और डिसीजन में हेल्प करता है। आपको बार बार क्लासीफाई नहीं करना पड़ेगा कि ये तो ये है, इसको ये देना था। इंस्टेड ऑफ हैविंग स्मॉल सैलरी लेवल्स, आपको एक फिक्स सैलरी दे देगा। जैसे जूनियर, ये मिडिल, ये सीनियर। ये सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, ये मिडिल लेवल के, और ये जूनियर लेवल के। तो आपको ये कहता है। उसके बाद हमारे पास आता है 360 डिग्री मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब इवेलुएट करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करके। तो आप यहाँ पे हो, तो लेट्स से आप इस पॉइंट पे हो। यहाँ से आप अगर चारों तरफ घूमोगे, तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ इस पॉइंट को चारों तरफ घूम के, तो मैं देख सकती हूँ कि हर कोने में ये कैसा है। तो इसी तरीके से आप हो, आपको चारों तरफ से देखा जाता है कि आप कैसे हो। आपके सुपीरियर से पूछा जाएगा, आपके कलीग से पूछा जाएगा, आपके सबॉर्डिनेट से जिसको आप ऑर्डर देते हो उनसे भी पूछा जाएगा। इवन आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनसे भी पूछा जाता है कि ये इंसान कैसा है, कैसे काम करता है। तो इसमें सेल्फ इवेल्युएशन भी आता है। अब हमारा सुपीरियर से कैसे पूछा जाएगा कि भाई ये मेरे सारे ऑर्डर लेता है और अच्छे से काम करता है, सुपीरियर की बोल सकता है। अगर आप काइंड वाले होंगे इंसान, कलीग भी बोल सकते हैं हाँ भाई ये हमारी भी हेल्प करता है, खुद के भी काम करता है। यहाँ पे एक इंसान का ओपिनियन मैटर नहीं करता, सबका ओपिनियन मैटर करता है। सबॉर्डिनेट से भी पूछा जा सकता है। सबॉर्डिनेट बोलेंगे कि हमें ये कभी ऑर्डर नहीं देता, हमें ऑर्डर देना चाहिए लेकिन ये ऑर्डर नहीं देता, ये हमें कलीग्स मान के, पीयर्स मान के काम करवाता है, आराम से शांति से काम करवाते हैं। समटाइम्स हमारी कस्टमर कि जब भी कस्टमर बोले कि मैं जब भी आपकी शॉप पे आता हूँ, जब ये काम करता मिलता है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ लेके जाना ही पड़ता है, सेल्स करवानी पड़ती है आपकी। क्योंकि बात ही ऐसी करता है, ये हमें कुछ ना कुछ दे के खा जाता है, खाली हाथ बिल्कुल नहीं बेचता कि मतलब इतना अच्छा इंसान है ये। तो उसकी जॉब की वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे एक यूट्यूब पे ऐड आती है हैकर नाम से, वो लड़की उस हैकर को ही निकाल देती है, और वो जो लड़का था वो उसकी जो जॉब थी बहुत अच्छी थी, वैल्यू थी उस जॉब की, उस एम्प्लॉय की, बिकॉज वो 1 मिनट में प्रॉफिट करवा सकता था कंपनी को, अगर शेयर्स को मैनेज करना हो 1 सेकंड में। अब उस लड़के ने निकाल दिया अनजाने में, उसको पता नहीं था, और फिर उसके पापा वगैरह लेके आते हैं उसको वापस से, ऐसा कुछ होता है, मुझे पक्का नहीं पता, बट था ये कुकू FM वगैरह की ऐड थी वो। उसके बाद हमारा आता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाती है उसके टीम मेंबर से। अब इसका यूज़ क्या होता है, एक तो एक्यूरेट और फेयर इवेल्युएशन होता है, आपको चारों तरफ से देखा जाता है, सबकी फीडबैक ली जाती है, डिफरेंट लोगों की, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है और क्या एरियाज़ हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये यूज़फुल होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिसीजन के लिए कि आप इसमें प्रॉब्लम है तो आपके ये जो गैप्स हैं हमें वो फिल करने होंगे। आपकी का जो कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, वो इम्प्रूव होता है, और ये आपको सपोर्ट करता है कि प्रमोशन हो सके और करियर का डेवलपमेंट हो सके। आपकी पूरी हमें परफॉर्मेंस की पिक्चर मिलती है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ये यहाँ पे ख़राब काम कर रहा है तो हमें इसको यहाँ पे बेनिफिट्स देने चाहिए, मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इसलिए आपके कंप्लीट जो परफॉर्मेंस पिक्चर मिलती है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है कंपनी को। तो ये सारे यूजेस थे। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा ये डन हो गया आई थिंक।
अभी आपको क्या करना है, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, जो भी आप यूट्यूब गूगल कहाँ से भी ले लो, वहाँ से आपको लेना है और उसको देखना है कि सेमेस्टर 8 का सब्जेक्ट है ये, उसको देखना है कि कैसा क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको उसको, अगर कुछ चीज़ नहीं है तो उसको एक बार गूगल पे चेक करो, और ये PDF टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। और अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ले लेना, वैसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में होती है लिंक, बहुत कम मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। और अगर कुछ भी डाउट है, टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया हुआ है डिस्कशन वाला, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट किया था उसके बाद की जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें सारी वॉइस ऐड नहीं हो पाई, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई, वॉइस ऐड नहीं हुई। इसीलिए मैंने दोबारा से अब ये वॉइस ओवर किया है इसके अंदर। अगर ऐड करती, दोबारा से बनाती तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अगर कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हों, पहले एरो बना दिया फिर समझा रही हूँ उसको, तो सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत टाइम लग गया इसके अंदर। एंड मैंने देखा नहीं कि अभी वॉइस ऐड नहीं हो रही, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एंड अगर कुछ नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई, और मैं समझा दूँगी उसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी वन शॉट चाहिए तो डू लेट मी नो। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज भाई बहुत मेहनत लगती है, देखो 1 मिनट में डिलीट हो गई। तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स, बाय। Please like and subscribe.